कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो पिछले क्लास पढ़े थे एल्काइल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ये कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले ये हमको पढ़ना है कि कार्बन हैलोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड यानी कार्बन हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसका नेचर कैसा है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए ध्यान से, ये जो हैलोजन है ये X से सूचित करते हैं। इसमें फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यही आता है। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये ग्रुप 7 का मेंबर है, सदस्य है। और जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं यानी ऊपर से नीचे आते हैं, इसका साइज क्या होता है, बढ़ता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब बात क्या उठ रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको बताए थे FONClBrICH सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन और हाइड्रोजन। इसका वैल्यू 4 होता है, इसका 3.5 होता है, इसका 3 होता है, इसका 3 होता है, दोनों का 3 होता है। लेकिन क्लोरीन जो है नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका 2.8 होता है, इसका 2.5 और इसका 2.5 होता है, इसका 2.1 होता है। इसको ध्यान रखना है। अब देखिएगा ध्यान से, ये इसीलिए बता दिए कि आपको इस चीज को समझ में आना चाहिए। कार्बन और हैलोजन है, तो हैलोजन में तो कोई भी आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, ठीक ना। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड में हमको हैलोजन जो है सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हैलोजन क्या करेगा, कार्बन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिस कारण से कार्बन पर आंशिक रूप से ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो यहाँ क्या होगा, डेल माइनस, यहाँ क्या होगा, डेल प्लस। जैसे यहाँ देखिए C और Cl है, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 है और कार्बन का 2.5। तो क्या करेगा, क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस। जैसे कार्बन है और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का वैल्यू कितना है, 4, कार्बन का कितना है, 2.5। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर माइनस, इस पर क्या होगा, प्लस। CBr है ना, तो ब्रोमीन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये 2.8 है, ये क्या होगा, 2.5। ये क्या करेगा, इस पर तो माइनस, इस पर क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनसीईआरटी का, जो आगे हमको जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है समझने के लिए, यहाँ कार्बन, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, यहाँ पर हम फ्लोरीन दिए, यहाँ कार्बन, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर हम फ्लोरीन दिए, यहाँ कार्बन, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, यहाँ पर ब्रोमीन दिए, यहाँ कार्बन, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पर आयोडीन। कहने का क्या मतलब है कि इसका जो कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है ना, वो बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बढ़ता है, यानी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। देखिए यहाँ सब में ये इधर वाला पार्ट जो है CH3 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 सब में क्या है, एक समान है। तो इस पार्ट में सब CH3 एक समान है, तो बॉन्ड लेंथ किसका हमको देखना है, कार्बन और फ्लोरीन का, कार्बन और क्लोरीन का, कार्बन और ब्रोमीन का, कार्बन और आयोडीन का। और जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम आते हैं, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो टॉप से बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है। तो आयोडीन का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। आयोडीन का साइज अगर सबसे बड़ा होगा तो कार्बन और आयोडीन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। इस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड एनर्जी है, इसके बारे में भी हमको जानना बहुत जरूरी है। तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एनर्जी, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एनर्जी, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड एनर्जी, कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड एनर्जी। देखिए फ्लोरीन का आकार छोटा है तो इसके बीच मतलब बॉन्ड का जो लेंथ है वो कम होगा। अब बॉन्ड का लेंथ कम होगा तो मजबूती से पकड़ेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है वो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में होगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसके बीच में होगा, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर से आते हैं यहाँ से, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेज। बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेज, यानी बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, घटेगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग इसके केस में अगर देखते हैं, यहाँ लिखा है CH3F, यहाँ लिखा है CH3Cl, यहाँ लिखा है CH3Br, यहाँ लिखा है CH3I। तो इसके केस में बॉन्ड एनर्जी का अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी CH3F के बीच होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात उठ रही है डाइपोल मोमेंट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ना है 11th क्लास में, इसको पढ़ाया जाएगा। डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू Q गुने D, यानी Q क्या है, चार्ज, और D क्या है, डिस्टेंस। तो इसके आधार पर अगर देखा गया तो आपको सबसे ज्यादा बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट जो होगा वो CH3Cl का सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट होगा। इसके बाद CH3F का होगा, इसके बाद CH3Br का होगा, CH3Br, और सबसे कम CH3I का होगा। तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड, इस तरह से आप देखेंगे। तो क्लोरीन का जो है CHCl का, इसका होता है 1.8 का बात कर रहा है। तो डिस्टेंस उसमें सबसे ज्यादा होगा, उसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन चार्ज के आधार पर यह ज्यादा हो जाता है। तो CH3Cl का सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद CH3F का, इसके बाद CH3Br। और ये ध्यान रखने वाली बात है ना, काफी इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग देंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड, मोनो मतलब क्या होता है, एक, यानी कि एक हैलोजन का बनाने का ये विधि हमको H और यहाँ X2 लिए और अल्ट्रा वायलेट लाइट दिए तो RX और HX बने। इसको समझने का कोशिश किया जाए।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ CH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, ये एल्केन है। इसका रिएक्शन हम Cl2 के साथ कराए इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये देगा CH3Cl और HCl। ये कैसे होगा? C, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, Cl और यहाँ Cl। इसमें हम लोग UV लाइट दिए, तो ये इसके साथ ही क्या होगा, HCl निकल जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा C, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ Cl और HCl, इस तरह से। तो ये मोनोहेलाइड बन गया। फिर से अगर ज्यादा हम अगर देंगे तो डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, टेट्राहेलाइड तक भी बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यानी एल्केन से आपको एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, तो एल्केन पर है ना हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अब एल्कीन से हमको बनाना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आगे इसको पढ़ना है, अभी शॉर्ट में हम लोग बना रहे हैं। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हमको बनाना है, जैसे RC डबल बॉन्ड C और यहाँ H, यहाँ, ठीक है। और इसमें हम लोग HX डालेंगे, HX से इसको रिएक्शन कराएंगे। तो ये पढ़ना है हमको, यहाँ मार्कोनिकफ का रूल का अप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो मार्कोनिकफ का रूल का अप्लाई करेंगे तो H पर क्या होगा, ये पढ़ाएंगे आपको हम, H प्लस X माइनस, ये शॉर्ट में चल रहा है। तो जहां पर हाइड्रोजन जुटेगा इसी जगह पर आकर के, तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन को, जहां हाइड्रोजन कम है वहां X को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, RC और यहाँ X, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H और यहाँ H, ठीक है। इस तरह से इसको बनाना है। इस चीज को आप देखिए एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर हम ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ हम लिए CH3 और C, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ H और यहाँ पर रिएक्शन कराए HBr के साथ, तो H प्लस और Br माइनस, H प्लस और Br माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ Br और यहाँ C, यहाँ H, अल्काइल हैलाइड, ये मोनोहेलाइड बनके तैयार हो गया। तो एल्कीन से भी हम लोग बना सकते हैं। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन से ही हैलोजन को बनाना है। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यानी हैलोजन एक्सचेंज में एक हैलोजन है, उसी में से एक हैलोजन को हमको क्या करना है, हटाना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कई बार आ चुका है। यहाँ पर RX लिए, X के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते। X के जगह पर क्या लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, सॉल्वेंट की तरह कार्य करता है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है, एसीटोन, और ये सॉल्वेंट की तरह कार्य करता है। यानी एसीटोन के उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको रिएक्शन कराया जाएगा तो एल्काइल आयोडाइड बनेगा। यहाँ पर Ri और यहाँ पर NaX, या पोटेशियम लेंगे तो KX बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसमें एसीटोन क्या कार्य करता है, तो एसीटोन जो है सॉल्वेंट की तरह कार्य करता है और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
अब इसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना है, देखिएगा ध्यान से कैसे बनेगा। यहाँ पर CH3 यहाँ Br लिए, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड ले लेते हैं और एसीटोन ये सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है, एसीटोन ले लिए। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, तो CH3I और NaBr बन जाएगा। अगर ऐसे हो CH3 यहाँ Cl, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड ले लेते हैं और एसीटोन सॉल्वेंट के रूप में कार्य करेगा, एसीटोन ले लिए। तो ये बन जाएगा क्या, तो यहाँ बन जाएगा CH3I और KCl, कोई सा भी, दोनों में से पोटेशियम और सोडियम में से कोई भी ले सकते हैं। यहाँ CH3 यहाँ फ्लोरीन ले लिए, इसका रिएक्शन कराइए सोडियम आयोडाइड और एसीटोन के उपस्थिति में, एसीटोन ले लिए। इसमें क्या होगा, तो ये CH3I और NaF बन जाए। इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। इसको हमको क्या कर रहा है, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अल्काइल हैलाइड में हैलोजन एक्सचेंज करते हैं, यानी एक हैलोजन को दूसरा हैलोजन ही क्या करता है, हटाने का कार्य करता है। अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्कोहल से हम लोग कैसे बनाएंगे अल्काइल हैलाइड। तो अल्कोहल में 3 तरह का बात होगा। इसमें A लिखेंगे HX के साथ रिएक्शन, B लिखेंगे SOCl2 के साथ रिएक्शन और C लिखेंगे PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन। ये 3 गो हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि अल्कोहल का रिएक्शन हम HX के साथ कराते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनता है, अल्कोहल का रिएक्शन हम PCl3 या PCl5 के साथ करवाएंगे तब क्या बनेगा, अल्कोहल का रिएक्शन हम SOCl2 थायोनील क्लोराइड के साथ, SOCl2 को थायोनील क्लोराइड कहते हैं, इसके साथ कराते हैं तो हमको क्या बनता है, द रिएक्शन विथ HX। रिएक्शन विथ HX, अल्कोहल का रिएक्शन OH है, इसका रिएक्शन हम लोग HX के साथ कराएंगे। HX के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग हमको देगा RX और H2O। ये सब रिएक्शन यहाँ पर पढ़ना है। ये टोटल का टोटल रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो टोटल रिएक्शन जो यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसमें होता क्या है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ क्या हुआ, मान लीजिए CH3 CH2 और OH, ये इथाइल अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हम लोग कराए HCl के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, ये Cl इसमें जुट जाएगा, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl और H2O, यानी कि इथाइल क्लोराइड बन गया और H2O बन गया। इस तरह से हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका हमको मैकेनिज्म समझने की जरूरत है। और यहाँ H है, ठीक है। अब ये H2O से क्या होगा, H प्लस आएगा। H प्लस जो है, H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन का अभाव है तो ये अटैक करेगा इस जगह को, समझ रहे बात। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ROH2 और इस पर आ जाएगा प्लस का साइन, इस पर प्लस का साइन आएगा। इस पर प्लस का साइन आने के बाद क्या होगा, यहाँ से H2O रिमूव होगा। H2O अगर यहाँ से निकलता है तो R पर क्या आएगा, प्लस, R पर क्या आएगा, प्लस, और X पर क्या रहता है, माइनस, X पर क्या रहेगा, माइनस।
तो ये इसके साथ मिल जाएगा तो दे देगा RX। इसका रिएक्शन हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे ये HX है, HX है तो ये छूटेगा तो H पर प्लस और X पर क्या आता है माइनस, ये ध्यान रखना है। जैसे HCl है, H पर क्या आएगा प्लस और Cl पर क्या आएगा माइनस। तो ये ROH में जो है यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो H प्लस है ये ROH वाला पर क्या करता है आक्रमण करता है, ROH वाला पर आक्रमण करेगा तो ये इसके साथ मिल जाएगा, तो इस पर क्या होगा प्लस चार्ज दिखाई देगा। अब यहाँ से क्या होगा H2O रिमूव हो गया, तो H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये प्लस कहाँ जाएगा R के पास, और R के पास है X वाला जो माइनस है इसके साथ मिल करके हमको क्या देगा RX यानी एल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी विथ हेलो एसिड यानी हेलोजन एसिड के साथ, 3 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज्यादा, इसके बाद 2 डिग्री का, इसके बाद 1 डिग्री। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये कितना है 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी क्या होता है ज्यादा होता है। इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद क्या होगा 1 डिग्री। इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर C, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3OH, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 और CH, यहाँ OH, ये 2 डिग्री है। और यहाँ CH3, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, ये 1 डिग्री है। एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन तो 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, और ये वाला 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगा हेलोजन एसिड यानी कि HCl के साथ, HBr के साथ, इसके साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत HCl और HF के साथ रिएक्शन नहीं करता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा होगा HI का क्रियाशीलता, इसके बाद HBr का, इसके बाद HCl का, इसके बाद HF का, ये ध्यान रखना है। तो इसी के नीचे लिख लीजिएगा बट ROH ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये HCl और HF के साथ नो रिएक्शन, इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसके साथ रिएक्शन क्या होगा नहीं करेगा। लुकास रिएजेंट, हेडिंग देंगे लुकास रिएजेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। लुकास रिएजेंट, कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को लुकास रिएजेंट बोला जाता है। कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, लुकास रिएजेंट का आपको बात करेगा कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ये ZnCl2 एनहाइड्रस रहता है, जिस वजह से ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यानी वाटर को क्या करेगा खींचेगा अपने तरफ। तो ऑर्डिनरी कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ये यहाँ ROH दिए और इसमें हम लोग कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये क्या होगा एब्जॉर्ब H2O, H2O को क्या करेगा ये खींचेगा। तो यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है, H2O खींचेगा तो यहाँ क्या दे देगा RCl और H2O, यानी कि कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ ये रिएक्शन करता है। कौन अल्कोहल, अल्कोहल में कौन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसके साथ ये रिएक्शन करता है तो हमको एल्काइल हैलाइड देता है
है ना, ये ध्यान रखना है। एक दो रिएक्शन हम लोग एक देख देते हैं इसके बाद, जैसे CH3CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ OH है। इसका रिएक्शन हम लोग कराए हैं कॉन्क HCl के साथ और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। ZnCl2 वाटर को खींचेगा तो ये बन जाएगा CH3C, यहाँ CH3, यहाँ पर क्या होगा CH3OH और यहाँ पर HCl। H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो बन जाएगा क्या CH। शेष में इसको ये आगे भी पढ़ना है अल्कोहल में, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं ताकि आगे जो पढ़ेंगे तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। ग्रुप्स प्रोसेस में ग्रुप प्रोसेस का उपयोग किया जाता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए। यानी कि आपको 3 गो बीकर दिया हुआ है और कैसे आप पहचानेंगे कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए लुकास रिएजेंट का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रोसेस में किया जाता है, तो ग्रुप्स प्रोसेस में। आगे लिखेंगे ग्रुप्स प्रोसेस is used to identify degree of अल्कोहल। इसमें क्या रिएजेंट क्या रहता है ग्रुप्स प्रोसेस में, ग्रुप्स प्रोसेस में रिएजेंट रहेगा लुकास रिएजेंट, कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। ये कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 ये लुकास रिएजेंट है, इसी का उपयोग किया जाता है ना, किसमें, अल्कोहल के डिग्री को पहचानने के लिए। इसमें लिखेंगे इफ ROH ये 3 डिग्री है, कितना डिग्री है, 3 डिग्री, और यहाँ पर हम लोग लुकास रिएजेंट दे रहे हैं, लुकास रिएजेंट, यानी कि लुकास रिएजेंट बना हुआ आता है, सॉल्यूशन रहता है, उस सॉल्यूशन को 1-2 ड्रॉप क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको RCl बनेगा, अल्काइल हैलाइड, है ना। व्हाइट ऑयली सरफेस, व्हाइट ऑयली सरफेस इमीडिएट दे देता है, इमीडिएट तुरंत दे देगा, उजला परत जो है उसके ऊपर में बन जाता है, तैलीय परत, उजला तैलीय परत इमीडिएट बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। तो तुरंत अगर उजला परत, जैसे अल्कोहल है आपको बीकर में रखा हुआ, आपको नहीं मालूम है कि कितना डिग्री है, तो उसमें हम क्या करेंगे, लुकास रिएजेंट को डालेंगे। जैसे ही लुकास रिएजेंट को डालते हैं तो तुरंत जो है उजला परत उस पर बैठ जाएगा, तुरंत विदिन मिनट सेकेंड कहिए, तुरंत बैठ जाता है। तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। यानी 3 डिग्री की रिएक्टिविटी क्या थी, ज्यादा थी, तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा थी तो वो जल्दी क्या करेगा, व्हाइट वाली सरफेस देगा। अब इफ ROH यहाँ पर 2 डिग्री है, अभी बोल देते हैं, यहाँ क्या किए, लुकास रिएजेंट दिए, लुकास रिएजेंट, तो लुकास रिएजेंट हम देते हैं तो ये RCl देता है। यहाँ पर जो व्हाइट ऑयली सरफेस जो आएगा वो 5 मिनट में आएगा, 5 मिनट, 5 मिनट के बाद व्हाइट ऑयली होगा, माने व्हाइट ऑयली सरफेस यानी टर्बिडिटी जो दिखाएगा तो उसमें 5 मिनट लगा देगा, 5 मिनट लगा देगा तो आप समझिएगा कि ये कितना है, 2 डिग्री है। तुरंत देगा तो 1 डिग्री, 5 मिनट अगर लगाएगा तो 2 डिग्री।
अगर इससे भी ज्यादा समय लगा दे, इफ ROH 1 डिग्री है और यहाँ पर लुकास रिएजेंट दिए, लुकास रिएजेंट में कॉन्क HCl और एनहाइड्रस, ये RCl का जो व्हाइट वैली देगा, व्हाइट वैली सरफेस जो देगा वो 30 मिनट लगा देता है, 30 मिनट। 30 मिनट बाद अगर ये ऐसा टर्बिडिटी दिखाई देता है तो आप ये समझेंगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, जो काफी इंपॉर्टेंट था, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा, जिस वजह से अगला क्लास हम लोग SOCl2 के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है अल्कोहल, उसी के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।